नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी कहानी नई नौकरी। तो प्रस्तुत है आज की कहानी नई नौकरी। टाई की नॉट ठीक करते हुए कुंदन आदेश देता जा रहा था। सोफे का कपड़ा कम पड़ गया है, तुम खुद लाकर दे देना। इनके जिम्मे कर दिया तो समझो सब चौपट। दरवाजे खिड़कियों का वार्निश आज पूरा हो जाना चाहिए। और देखो, प्लम्बर आएगा तो जहाँ जहाँ के नल और पाइप खराब हों सब ठीक करवा लेना। रमा पीछे खड़ी सामने के आईने में पड़ते कुंदन के प्रतिबिंब को देख रही थी। उसे लग रहा था नई नौकरी के साथ कुंदन की सारी पर्सनैलिटी ही नहीं, बात करने का लहजा तक बदल गया है। कितना आत्मविश्वास आ गया है सारे व्यक्तित्व में, रौब जैसे टपका पड़ता है। होठों के कोनों में चुरुट दबाए जाने से पहले इसने सारे घर का एक चक्कर लगाया। यह भी रोज का एक क्रम हो गया था। पीछे के बरामदे में दर्जी सोफे के कवर्स सिलाई कर रहा था। कुछ दूर खड़ा मिस्त्री छोटे छोटे टिनों में वार्निश तैयार करते लड़के को कुछ आदेश दे रहा था। कुंदन को देखकर उसने सलाम ठोका। अब्दुल मियाँ, काम आज पूरा हो जाना चाहिए, तुम्हारा काम बहुत स्लो चल रहा है। काम भी तो देखिए सरकार, समय चाहे 2 दिन का ज़्यादा लग जाए पर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं साहब काम की क्वालिटी पर। अच्छा। कुंदन लौट गया। ड्राइंग रूम के पार्टीशन पर नज़र पड़ते ही कहा, इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहाँ फ़ोन ज़रूर कर देना। यह पार्टीशन बिल्कुल नहीं चलेगा। डिज़ाइन क्या बताया था, बनवा क्या दिया, रबिश। कुंदन गाड़ी में बैठा। रमा पोर्टिको की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ी थी। उसे लगा जाने से पहले एक बार फिर सारे आदेशों को दोहराएगा, पर नहीं। गाड़ी स्टार्ट करके खिड़की से जरा सा हाथ निकालकर हल्के से हिलाते हुए कहा, अच्छा बाय बाय। तो इसे ख्याल आया, यह तो उसकी आदत थी कि गाड़ी में बैठकर चलने से पहले वह नौकर के सामने बताए हुए सारे काम फिर से दोहरा दिया करती थी। तब कुंदन हंसता हुआ कहता था, बस भी करो यार, अब कितनी बार दोहराओगी। तुम इतनी बार कहती हो, इसी से वह गड़बड़ा जाता है। गाड़ी लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई फाटक से बाहर निकली और दूर होती हुई अदृश्य हो गई। रमा को लगा जैसे कुंदन उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया है, बहुत आगे, जैसे वह अकेली रह गई है। 1 महीना पहले वह भी कुंदन के साथ ही निकला करती थी। कुंदन उसे कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस जाया करता था, पर अकेलेपन की यह अनुभूति तभी तक रहती जब तक वह पोर्टिको में खड़ी रहती। जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर वह भीतर घुसती, लकदक फर्नीचर, शीशों के दरवाजे और खिड़कियों पर झूलते लंबे लंबे पर्दे, मिस्त्रियों की खटपट, नए नए डिस्टेम्पर और वार्निश की हल्की सी गंध के बीच न जाने कहाँ डूब जाती। काम की एक लिस्ट उसके पास होती जिन्हें उसे पूरा करना होता। काम करते मिस्त्रियों को देखना होता, मार्केट के 2-1 चक्कर लगाने होते, और यह सब करते करते ही शाम हो जाती। ट्रिंग 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 ट्रिंग। फ़ोन उठाकर उसने नंबर बोला। कौन, मिसेज बर्मन? कहिए कहिए, क्या खबर है? मिसेज बर्मन शिकायत कर रही थी, कॉलेज छोड़े महीना होने आया, एक बार सूरत तक नहीं दिखाई, आउट ऑफ साइट। अरे नहीं, रमा ने बात बीच में ही काट दी। उसने थोड़ा सा झुककर कोहनी मेज पर टिका ली। उल्टे हाथ में पेंसिल लेकर वह फ़ोन का संदेशा लेने के लिए जो पैड रखा था उस पर यूं ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगी। आज लंच के समय आ जाओ ना, साथ बैठकर खाएंगे। तुम्हारे चले जाने के बाद से तो हमारा डिपार्टमेंट सूना ही हो गया। लंच के समय तो तुम्हें बहुत ही मिस करते हैं, और एक तुम हो कि जाने के बाद खबर तक नहीं ली। क्या बताऊं, इस नए घर को ठीक कराने के चक्कर में इतनी व्यस्त रही कि उधर आ ही ना सकी। अच्छा यह बताइए, सुधा, मालती, जयंती सब कैसी हैं? कहा ना आज आ जाओ, सबसे मिल भी लेना, खाना भी साथ खाएंगे। आज? और एक क्षण को मन के भीतरी स्तर पर आज के सारे कामों की लिस्ट तैर सी गई। आज तो संभव नहीं होगा मिसेस बर्मन, क्षमा याचना के से स्वर में वह बोली। बस 1 सप्ताह और ठहर जाइए, फिर अपने इस नए घर की पार्टी दूंगी। देखिए अपनी रमा का कमाल, देखेंगी तो समझेंगी कि 1 महीने तक क्या करती रही। फिर और 2-4 इधर उधर की बातें और हल्की फुल्की सी मजाकें हुई और रमा ने फ़ोन रख दिया।
फ़ोन रखने के बाद नए सिरे से इस बात का बोध हुआ कि कॉलेज छोड़े उसे 28 दिन हो गए। जाना तो दूर, उसे कभी ख्याल ही नहीं आया वहाँ का। आश्चर्य के साथ साथ उसे थोड़ी सी ग्लानि भी हुई। वह क्यों नहीं गई, कैसे रह सकी बिना गए। आज बर्मन का फ़ोन नहीं आता तो पता नहीं और भी कितने दिनों तक उसे उधर का ख्याल ही नहीं आता। क्या सचमुच वह बड़े अफसर की बीवी बन गई है। उसे मजाक में कसा हुआ जयंती का रिमार्क याद आया। एकाएक मन हुआ कि अभी चल पड़े, एक बार सबसे मिल ही आए। मना करने के बाद पहुंचकर वह सबको प्लेजेंट सरप्राइज़ देगी। उसने रसोई में जाकर 10-12 आलू के पराठे और चाट तैयार करने को कहा। ये दोनों चीज़ें सबको बहुत पसंद थी। सारे डिपार्टमेंट में वह और मिसेस बर्मन ही विवाहित थीं। बाकी सब कॉलेज हॉस्टल में रहती थीं और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की उनकी फरमाइश बनी ही रहती थी। उसे अपनी फेयरवेल पार्टी की याद आई। 10.5 साल की सर्विस थी। प्रिंसिपल ने अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ फूलों के बड़े से गुलदस्तों के बीच पार्कर पेन का एक सेट रख कर दिया था। मिसेस चोपड़ा, आप इसी पेन से अपनी थीसिस पूरी करिए। जब भी वापस काम करने का मन हो, बिना किसी संकोच के चली आइए। यहाँ आपका हमेशा ही स्वागत है। उसके डिपार्टमेंट की सभी लेक्चरर्स गाड़ी तक छोड़ने आई थीं। भाई रमा जी, कॉलेज भले ही छोड़ दीजिए, पर लंच के समय खाना लेकर जरूर आ जाया करिए। तो उसकी नम आंखों में भी हंसी चमक उठी थी। तब उसे कुंदन की बात याद हो आई थी। तुम वहाँ पढ़ाने जाती हो या खाने? फ़ोन पर भी जब तुम लोगों की बातें होती हैं तो खाना ही डिस्कस होता है। उसने केवल उन लोगों से ही नहीं कहा था, बल्कि मन में भी सोचा था कि लंच के समय वह कॉलेज चली ही जाया करेगी। आखिर उसे भी तो अपने को कॉलेज से एकदम काट लेने में काफ़ी कष्ट होगा। इस तरह धीरे धीरे तो फिर भी। तो क्या कुंदन ने ठीक ही कहा था? कॉलेज छोड़ने का निर्णय लेकर वह चुपचाप रो रही थी और कुंदन उसे समझा रहा था। मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कतई अकेलापन नहीं लगेगा। तुम जरा भी कमी महसूस नहीं करोगी। रादर यू विल फील रिलीव्ड। कितना स्ट्रेन है तुम पर आजकल। कुंदन को एकाएक विदेशी कंपनी में इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, इसकी आशा औरों को चाहे रही भी हो, पर कुंदन को बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर फिशर से पिछले 8 साल से उसके संबंध थे, विशुद्ध व्यावसायिक संबंध। उनकी प्रशंसा और सद्व्यवहार को भी वह व्यावसायिक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं मानता था। पर 10-12 दिन तक केवल जश्न ही मनाया था रमा और कुंदन ने। पैसे की उसे इतनी लालसा नहीं थी, पर मारवाड़ी कंसर्न का काम उसके टेम्परामेंट के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। रमा इस नए माहौल से नितांत अपरिचित नहीं थी। क्लब, डांस, डिनर, कॉकटेल, यह सब वह बचपन से देखती आई थी, पर बस देखती आई थी। उसमें अपने को कभी घुला नहीं पाई थी। डॉक्टर फिशर ने कुंदन को नौकरी ही नहीं दी थी। धीरे धीरे वे उसकी सारी ज़िंदगी का पैटर्न भी तय कर रहे थे। उसे 2-3 क्लबों का मेंबर बनना पड़ा। आए दिन दूसरी कंपनियों के बड़े बड़े अफसरों को एंटरटेन करना पड़ता। विदेशियों को हिंदुस्तानी खाना खिलाने के बहाने उसे घर में भी बड़ी बड़ी पार्टियां करनी पड़ती। और 3 महीने पहले उसे कंपनी की ओर से यह फ्लैट मिल गया। उसने सोचा वह अपने इस नए घर को निहायत ही ओरिएंटल ढंग से सजाएगा। विदेशियों के लिए तो यही नवीनता होगी, पर घर के लिए नया फर्नीचर बनवाने, चुन चुनकर चीज़ें खरीदने के लिए दोनों में से किसी के पास भी समय नहीं था। कुंदन चाहता था यह काम रमा को करना चाहिए। उसकी रुचि बहुत अच्छी थी, यूँ भी यह काम उसी का था। फिर उसकी सुरुचि और सुगढ़ता के तो हल्ले भी थे मित्रों के बीच में, पर रमा के पास समय ही नहीं रहता। सुबह उठकर वह बंटी को तैयार करके स्कूल भेजती, फिर खुद तैयार होती। तैयार होते होते ही वह नौकर को आदेश देती जाती, सारे दिन का काम समझाती। नाश्ता करते करते वह अपना लेक्चर तैयार करती। तैयार तो क्या करती, बस सूंघ भर लेती। फिर 9 बजे कुंदन के साथ ही निकल जाती। 3 के करीब वह लौटती, थोड़ा आराम करती और फिर शाम की तैयारी। बाहर नहीं जाना होता था तो घर में किसी को आना रहता था। रात 11, साढ़े 11 पर वह सोती तो थककर चूर हो जाती। कुंदन को उस समय हल्की सी खुमारी चढ़ी रहती। कहता, डोंट बी सिली, पार्टी में कैसे थक जाती हो? गाड़ी में बैठकर जाती हो, खाना पीना हंसी मजाक, इनमें भी कहीं थका जाता है। गाड़ी में बिठाकर ले आता हूँ। रमा तब केवल सूनी सूनी आंखों से उसे देखती रहती। मन की भीतरी परतों पर हिस्ट्री के वे टॉपिक्स तैरते रहते जो उसे कल पढ़ाने होते और जिन्हें वह जबरन ही दिमाग से बाहर ठेलने का प्रयास करती। कुंदन उसे बताता रहता
कि डॉक्टर फिशर उससे कितने खुश हैं, कितना इम्प्रेस कर रखा है उसने। एकाएक ही उसे अपना भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देने लगा है। पता नहीं थकान के कारण या किसी और वजह से वह उतना उत्साह नहीं दिखा पाती तो कुंदन बिगड़ पड़ता। क्या बात है, देखता हूँ तुम्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं है मेरे राइज में। यू सीम टू बी। क्या बेकार की बातें करते हो, मुझे नींद आ रही है। कभी कुंदन फ़ोन पर कह देता कि ठीक 7 बजे तैयार होकर रहना, और आकर देखता कि वह तैयार हो रही है तो बिगड़ पड़ता। रमा, तुम्हें टाइम की सेंस कब आएगी? कभी घर पर खाना होता और कोई कसर रह जाती तो रात में बड़े संभल कर कहता, मैं यह नहीं कहता कि तुम खाना बनाओ, 3 नौकर तुम्हारे पास हैं, पर जरा सा देख भर लिया करो। ऐसे मौक़ों पर रमा कुछ नहीं कहती। उस दिन कॉलेज में रमा को एक पेपर पढ़ना था। उसने खुद ही ऑफ़र किया था। सोचा था इसी बहाने एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, पर बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पाई। रात में लेटी तो रोना आ गया। मुझसे यह सब निपटा नहीं। लौटकर बिना कपड़े बदले ही कटे पेड़ की तरह पलंग पर गिरकर उसने कहा, क्या नहीं निपटा? यह रवैया मेरे बस का नहीं। कितनी गिल्टी फील करती हूँ। बिना तैयारी किए पढ़ाना, लगता है जैसे लड़कियों को चीट कर रही हूँ। 2 घंटे का समय भी तो मुझे अपने लिए नहीं मिलता। कुंदन सोच रहा था कि रात में रमा के साथ साथ वह एक कमरे को अरेंज करने की योजना बनाएगा। कलर स्कीम के लिए उसने जेनसन निकलसन वालों से बात की थी। रमा की बात सुनी तो चुप रह गया। बंटी की रिपोर्ट देखी, हमेशा फर्स्ट आया करता था, इस बार 7th आया है। बगल में लेटकर रमा को अपनी ओर खींचते हुए कुंदन ने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा, तो तुम उसे पढ़ाया करो। कब पढ़ाया करूं, तुम ही बताओ। शाम को 5 से 7 बजे का जो समय मिलता है उसमें वह खेलने जाता है। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बालों में हाथ फेरते हुए कुंदन ने बहुत ही मुलायम स्वर में पूछा। कल मुझे पेपर पढ़ना है। 15 दिन पहले टॉपिक मिला था, एक लाइन भी नहीं लिखी है। अब कोई झूठा बहाना ही तो बनाना पड़ेगा। कुंदन की उंगलियां बालों पर से उतरकर गालों पर फिसलने लगी। 10 साल पूरे हुए, 6-8 महीने में अपनी थीसिस सबमिट कर देती तो मेरा सिलेक्शन ग्रेड में आना निश्चित ही था, पर ऐसी हालत रही तो। और रमा रो पड़ी। दूर कहीं कुंदन के कानों में डॉक्टर फिशर के शब्द गूंज रहे थे, जनवरी में जर्मनी से डायरेक्टर आने वाले हैं, हमें यहाँ का सारा काम दिखाना होगा। एक नया प्लांट बिठाने की भी योजना है, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों की ज़रूरत होगी, सम स्मार्ट यंग मैन। बिजनेस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे करते हैं। यू विल हैव टू बी वेरी सोशल। कुंदन को इन बातों में हमेशा अपने लिए कुछ संकेत, कुछ आश्वासन मिलते। लकीली योर वाइफ। तुम मुझे छोड़ जाया करो। कोई ज़रूरी है कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ ही जाया करूं? कुंदन कुछ देर यूं ही सहलाता रहा, फिर एकाएक उसे बाहों में भरता सा बोला, तुम्हें छोड़कर आज तक मैं कहीं गया हूँ, जा सकता हूँ? ऑफिस के अलावा हमेशा हम साथ जाते हैं। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रमा खुद इस बात को जानती है। उनका विवाहित जीवन दोस्तों के बीच ईर्ष्या और प्रशंसा का विषय रहा है। समझ नहीं पाई क्या कहे। वह जब तक सो नहीं गई, कुंदन उसे प्यार से थपथपाता रहा। मेम साहब, पराठे अभी बनेंगे? चौंकते हुए रमा ने पूछा। फिर बोली, नहीं नहीं, 12:30 बजे बनाना है। 1 बजे हम कॉलेज जाएंगे आज। इतने एक चक्कर बाजार का लगा आऊँ और सोफ़े का कपड़ा लाकर दे दूँ। उसने एक बार भीतर जाकर मिस्त्रियों को याद दिला दिया कि आज पॉलिश हर हालत में ख़त्म कर देनी है। फिर अपनी डायरी देखी, बाजार से और क्या क्या सामान लाना है। कपड़े बदलने अंदर गई तो देखा नौकर ने रैक से सारी किताबें निकाल रखी थीं और पोंछकर जमा रहा था। इनमें से एक भी किताब उसने नहीं पढ़ी है। कुछ पर तो अभी तक अपना नाम भी नहीं लिखा है। कुंदन ने भी जोश में आकर एक दिन में इतनी ढेर सी किताबें खरीदकर सामने रख दी थी। बात शुरू दूसरे स्तर पर हुई थी। कुंदन ऑफिस से लौटा ही था, बिना किसी प्रसंग के रमा ने कहा, मैं कॉलेज छोड़ दूँ। इस तरह काम करने से तो नहीं करना ज़्यादा अच्छा है। स्वर में न कहीं तलखी थी न शिकायत। बड़े सहज स्वर में उसने कहा था। कुंदन देखता रहा। यही वाक्य था जिसे उसने अनेक बार अनेक तरह से मन ही मन दोहराया था, पर कहने का मौका नहीं मिला था। अब तो उसे यह और भी ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि जनवरी तक उसे अपना सारा घर डेकोरेट करना था ओरिएंटल स्टाइल में। फिर भी उसने पूछा, क्या बात हो गई? कुछ नहीं। कुंदन को इस समय और बात खींचना अच्छा नहीं लगा। चाय का प्याला हाथ में लिए ही लॉन में निकल गया। कैक्टस की जितनी वैरायटी ला सकता था लाकर फाटक के दोनों ओर बड़ी खूबसूरत रॉकरीज बनाई थी।
पर लॉन से वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। चाहता था लॉन पर्शियन कारपेट में बदल जाए। रात में फिर वही प्रसंग चला। कुंदन उससे बचना भी चाहता था और जानना भी चाहता था कि रमा ने सचमुच ही यह निर्णय ले लिया है या कि केवल कुंदन पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। पर रमा ने केवल इतना ही कहा, अब निपटा नहीं, कल इस्तीफ़ा दे दूंगी। स्वर के भीगेपन में कुंदन को भी कहीं से छुआ जरूर। फिर भी सारी बात को एक हल्के मजाक में बदलने के लहजे से उसने कहा, छोड़ो भी यार, वैसे भी क्या रखा है एशियंट हिस्ट्री पढ़ाने में। चोल वंश चेदी वंश के बारे में ना भी जानेंगे तो कौन सी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। रमा चुप। इससे तो तुम खूब किताबें पढ़ो, मैगज़ीन पढ़ो, कुछ छुटपुट क्लासेस अटेंड कर लो, बंटी को पढ़ाओ, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाओ और अपना बच्चा नेग्लेक्ट हो। रमा चुप। कुंदन उस चुप्पी पर खींच आया। फिर भी अपने स्वर को भरसक संयत बनाकर बोला, तुम्हें शायद लग रहा है मेरी वजह से, इस नई नौकरी की वजह से तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ रहा है, पर यह तो सोचो मुझे ही इस नौकरी में क्या दिलचस्पी है। तुम्हारे लिए, बंटी के लिए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं तो यही सोच रही थी कि आखिर मेरे मन के संतोष के लिए क्या होगा। मेरा संतोष तुम्हारा संतोष नहीं है, मेरी तरक्की तुम्हारी तरक्की नहीं है क्यों नहीं? मेरा यह मतलब नहीं था। 10 साल से काम कर रही थी, छोड़ दूंगी तो मेरा मन कैसे लगेगा। मैं तो सोचता हूँ तुम्हें यह सब सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। और शाम को उसने 3 बंडल किताबें लाकर सामने रख दी थी। और सचमुच उसके बाद उसे यह सब सोचने का समय ही कब मिला। आज भी मिसेज वर्मन के टेलीफोन ने ही उसे कॉलेज की याद दिलाई, वरना सारे दिन गाड़ी में घूम घूम कर उसने घर का सामान खरीदा। पर्दों के लिए उसने लूम वालों से यह तय किया कि 40 गज कपड़ा बनाकर वह उस डिज़ाइन को नष्ट कर देंगे जिससे वैसे पर्दे और कहीं देखने को ना मिले। डिज़ाइन भी उसने खुद पसंद करके बनवाया था। राजस्थान की किसी रियासत का बहुत सा सामान नीलाम हुआ था। कितने दिनों तक वह वहाँ जा जाकर बैठी थी। पुरानी पेंटिंग्स, झाड़फानूस और भी सजावट की छोटी मोटी चीज़ें उसने खरीदी थी। आज दरवाज़ों का पॉलिश समाप्त हो जाएगा तो सारा सामान जमाना है। डायरेक्टर मुंबई आ गए हैं, अगले सप्ताह तक यहाँ आ जाएंगे। तब तक वह सब जमा लेगी। इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहाँ से एक आदमी बराबर आता रहा है। तभी उसे फ़ोन का ख्याल आया। लाइन एंगेज थी। वह बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। रमा ने रिसीवर उठाकर अपना नंबर बोला। ओह, मैं सोच रहा था तुम कहीं मार्केट के लिए निकल गई होंगी। बस निकल ही रही थी। सुनो डार्लिंग, लंच पर मेरे साथ एक साहब होंगे, यहीं के हैं, बहुत फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा सा देख लेना। डेकोरेटर को फ़ोन किया था पर लाइन नहीं मिली, लौट कर फिर करूँगी। ओके, खट। रसोई में जाकर रमा ने कहा, थोड़ी सब्जियां उबालकर इन उबले हुए आलूओं में मिला दो, पराठे नहीं बनेंगे, वेजिटेबल कटलेट बना देना। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा, सब कुछ था। जब वह कॉलेज जाती थी तो कुंदन का लंच ऑफिस जाता था, पर आजकल वह लंच के लिए घर ही आता है। 1 तारीख लंच के लिए कुंदन आया। जब भी वह घर आता एक बार सारे घर का चक्कर लगाता, इस नई साज सज्जा को हर एंगल से देखता और उसके चेहरे पर एक संतोष में गर्वयुक्त उल्लास चमकने लगता। कभी कभी इसी उल्लास में रमा को बाहों में भरता हुआ कहता, यू आर रियली वंडरफुल। यूँ खुले में चूमने की मर्यादा वह तोड़ नहीं पाया था, उसी से केवल उसे दबाकर छोड़ देता। पूरा चक्कर लगाकर बोला, आई थिंक एवरीथिंग इज़ इन ट्यून। क्यों? कलफ लगा नैपकिन फड़फड़ाता हुआ उसकी गोद में फैल गया। अब कोई आए मुझे चिंता नहीं। 5 तारीख को डायरेक्टर आ रहे हैं। मैं इस बार एक बड़ी पार्टी घर पर ही करूँगा। रमा खाती भी जा रही थी और उसकी प्लेट का ध्यान भी रख रही थी। जो चीज़ खत्म हो जाती रख देती। बस यार वो रौब पटकना है कि डायरेक्टर की नज़रों में जम जाऊं। एक बार ये लोग इम्प्रेस हो जाएं तो रास्ता साफ है। डॉक्टर फिशर तो जब भी कोई मौका आएगा मेरे फेवर में ही राय देंगे। रमा कुंदन के बच्चों जैसे पुलकमय आवेश पर मंद मंद मुस्कुराती रही। मेम साहब, आपका फ़ोन है। किसका है? बोलो बाद में करें। मेम साहब इस समय लंच ले रही हैं। कुंदन इस समय रमा को वह सारी बातें सुनाना चाहता था जो आज उसके और फिशर के बीच हुई थी। कितने स्पष्ट थे सारे संकेत। फिर भी वह अपने अनुमानों का रमा से समर्थन करा लेना चाहता था। कॉलेज से मिसेज बर्मन का है, बैरा लौटने लगा। अरे ठहरो। और रमा एकदम उठ खड़ी हुई। बातें शुरू हुई तो वह भूल ही गई
कि कुंदन खाने की मेज़ पर बैठा है और वह खाना बीच में ही छोड़कर आई है। अरे डार्लिंग आओ ना, तुम औरतों का भी बस एक बार चरखा चल जाए तो ख़त्म ही नहीं होता। रमा लौट ही रही थी। चरखा क्या, कोई इतने अपनेपन से बुलाए तो मैं ठीक से बात भी ना करूं, यह भी कोई बात हुई भला। अच्छा अच्छा, अब अपना खाना ख़त्म करो, तुम्हारा हो गया तो तुम उठो ना। नो नो, यह कैसे हो सकता है भला। खाने के बाद कॉफ़ी लेकर इजी चेयर पर आराम करते हुए कुंदन ने सिगरेट सुलगा ली और गोल गोल छल्लों के रूप में धुआं उगलता रहा। फिर रोज़ की तरह 5 मिनट के लिए आंख मूंद ली। रमा अखबार पलटने लगी। अब चलें। झटके से कुंदन उठ खड़ा हुआ। कोट उठाया तो तनख्वाह की याद आई। भीतर की जेब से नोट के 2 बंडल निकाले, एक बड़ा दूसरा छोटा। अरे यह क्या, तनख्वाह ले आए? आज क्या पहली तारीख हो गई? रमा को आजकल तारीख और दिनों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। ले आया, बैरा और खानसामा के हैं 80 80 और 100। छोटा बंडल बढ़ाते हुए कुंदन ने कहा। रमा ने बंडल ले लिया। और यह तुम्हारा है। फिर जरा सा झुककर बोला, अब जो मुनासिब समझो इस गुलाम को 5 सिगरेट के लिए दे देना। और हंस पड़ा। रमा भी मुस्कुरा दी। बाय बाय। और लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई कुंदन की कार रमा को वहीं छोड़कर आगे चली गई। अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी जी की लिखी कहानी नई नौकरी।